हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 13th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आज के वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के पहले मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख के आइए, तभी आपको आज का वीडियो समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ P of A equals to this, P of B equals to this, find P A intersection B if A and B are independent events। क्वेश्चन बोल रहा है कि A और B क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं उस केस में P A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B के। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो दोनों के बीच के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी दोनों के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब अगर आपको प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की निकालनी है तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का आ जाएगा। लेकिन ये तभी होल्ड करता है जब ए और बी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें तो क्वेश्चन में 3/5 दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह 3/5 रख देंगे, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया 1/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह 1/5 रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/25। ये हमारा आंसर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing card. Find the probability that both the cards are black। तो ये तो बहुत ही इजी है। कह रहा है आपको 52 कार्ड में से यानी 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालने हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कितने तरीके से आप 2 कार्ड निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज to pick two cards। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन आना चाहिए। कॉम्बिनेशन अगर आपको नहीं पता होगा तब फिर आप ये नहीं बता पाएंगे कि कितने तरीके से हम लोग 2 कार्ड पिक कर सकते हैं 52 पैक ऑफ कार्ड में। इसका तरीका होता है, टोटल 52 कार्ड है तो 52C, और हमें कितने कार्ड पिक करने हैं तो 2 कार्ड पिक करने हैं। ठीक है, ये तरीका होता है। 52 कार्ड है, उनमें से हमें चूज करना है 2 कार्ड को, 52C2। जहां चूज करने का यानी पिक करने का कॉन्सेप्ट आता है वहां पे कॉम्बिनेशन यूज होता है, और जहां अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है वहां पे परम्यूटेशन यूज होता है। ये सब आपको पता ही होगा। क्वेश्चन में बोला है कि आपको जो 2 कार्ड निकालना है वो एक्चुअली ब्लैक कार्ड होने चाहिए, इसीलिए आपको उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो मैं ये पूछ सकता हूं आपसे, टोटल नंबर ऑफ वेज टू पिक 2 ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, 2 ब्लैक कार्ड करने के मतलब चूज करने के कितने तरीके हैं। तो टोटल ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं, उन 26 में से मुझे 2 चूज करने हैं। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल बाय फेवरेबल, मतलब फेवरेबल आउटकम क्या है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगी। फेवरेबल हमारा क्या है, फेवरेबल मतलब ब्लैक कार्ड वाला फेवरेबल होता है, तो ये 26C2 क्या हो जाएगा, 26C2 हमारा फेवरेबल हो जाएगा। टोटल हमारा 52C2 है। ठीक है, 26C2 और 52C2। उम्मीद करता हूं आपको ये 26C2 और 52C2 कैलकुलेट करना आता होगा। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 25/102। अगर आपको नहीं कैलकुलेट आएगा करने इसे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में सोल्यूशन दिया हुआ है, कैसे मैंने 26C2 की वैल्यू निकाली है, कैसे मैंने 52C2 की वैल्यू निकाली है। आप ये वैल्यू रखिएगा, ये वाली वैल्यू रखिएगा और डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected oranges drawn without replacement।
If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good, 3 are bad, will be approved for sale. क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स में टोटल 15 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। बॉक्स में कितने ऑरेंजेस हैं? बॉक्स मान लीजिए ये रहा। इस बॉक्स में टोटल 15 ऑरेंजेस हैं, जिसमें से ऑब्वियस सी बात है 12 गुड वन है और 3 बैड वन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है इन बॉक्सेस में से आपको 3 ऑरेंजेस पिक करने हैं बिना रिप्लेस किए। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर तीनों के तीनों गुड रहे तो बॉक्स को जो है वो अप्रूव कर दिया जाएगा सेल के लिए, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और हमें प्रोबेबिलिटी भी यही निकालनी है कि कब अप्रूव होगा। तो अप्रूव कब होगा? जब तीनों के तीनों ऑरेंजेस जो होंगे वो गुड वन होंगे, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ वेज टू पिक 3 ऑरेंजेस। 3 ऑरेंजेस अगर आपको पिक करने हैं इस बॉक्स से तो कितने तरीके से आप पिक कर सकते हैं? तो टोटल 15 ऑरेंजेस हैं, जिसमें से आपको चूज करने हैं 3 ऑरेंजेस, ठीक है। तो 15C3 वैल्यू हो जाएगी। उसी प्रकार आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो गुड वन की निकालनी है, कि मतलब जब आप इस बॉक्स में से तीनों के तीनों ऑरेंजेस गुड निकाल लेंगे तभी जो बॉक्स होगा वो अप्रूव होगा सेल के लिए, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी तो यही उसी की निकालनी है ना कि कब अप्रूव होगा, मतलब तीनों के तीनों ऑरेंजेस क्या आने चाहिए? गुड वन आने चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ वेज टू पिक all three good oranges। कितने तरीके हैं भाई? टोटल गुड ऑरेंजेस तो 12 हैं, गुड ऑरेंजेस तो सिर्फ और सिर्फ 12 हैं, तो ये जाएगा 12 चूज 3, 12 में से 3 चूज कर लेंगे। अब देखिए आपके लिए मैंने 12C3 की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, 15C3 की वैल्यू यहाँ पे लिखी है। हालांकि ये सब आपको खुद से ही कैलकुलेट करना आना चाहिए, सब आपने 11th में सीखा होगा, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड वन की, तो हम लोग लिखेंगे फेवरेबल बाई टोटल, ठीक है। तो फेवरेबल कितने फेवरेबल हैं बताइए? 12C3, ठीक है। 12C3 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं? 15C3, दोनों की वैल्यू रख देंगे। 12C3 की वैल्यू क्या आई थी? 4 × 5 × 11, और 15C3 की वैल्यू 5 × 7 × 13, 5 से 5 कट जाएगा, ये 44/13, 7 × 91, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ फेयर कॉइन एंड अ अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। मतलब एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है और एक डाइस को टॉस किया जा रहा है। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, ठीक है। ए मतलब क्या है? हेड आना चाहिए, ठीक है, हेड ऑन कॉइन, ठीक। और बी मतलब क्या है? बी मतलब 3 आना चाहिए डाइस के ऊपर। बी मतलब क्या? 3 आना चाहिए डाइस के ऊपर, 3 डाइस कम्स, ठीक है। 3 डाइस कम्स लिखना गलत होगा, आप लिखिए 3 अपीयर्स, ठीक है। 3 अपीयर्स ऑन डाइस। तो आपको पता ये करना है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ गया, तो हम लोग दोनों को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना पड़ेगा ना हमें। तो मुझे एक बात बताइए, जब आप एक कॉइन और एक डाइस को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो कॉइन पे तो हेड या तो टेल आएगा, लेकिन डाइस पे 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? H1 H2 H3 H4 H5 H6, है ना, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है। ये क्या होंगे? सैंपल स्पेस होंगे। जब भी हम लोग कोई प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो सैंपल स्पेस बनाने आ जाना चाहिए। मतलब जब आप एक कॉइन और एक डाइस को टॉस करेंगे एक साथ, तो या तो हेड और 1 आएगा, हेड या तो 2 आएगा, हेड या तो 3 आएगा, हेड या तो 4 आएगा।
इस तरह से टोटल 12 आउटकम्स आएंगे। ठीक है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होगा? ए मतलब हेड आना चाहिए, बी मतलब 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन मतलब हेड एंड 3 कम्स, हेड एंड 3 कम्स मतलब हेड भी आना चाहिए और 3 भी आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस सैंपल स्पेस में देखूं तो एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें हेड और 3 आ रहा है, वो है H3। ठीक, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा H3। तो मैं अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो आप मुझे क्या बताएंगे? ये सैंपल स्पेस में टोटल 12 आउटकम्स हैं, तो नीचे तो 12 आ जाएगा, टोटल 12 है। फेवरेबल कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है, तो ऊपर 1 आ जाएगा। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हेड आने के क्या चांसेस होते हैं, तो वो होता है 1/2, हाफ। और 3 आने के क्या चांसेस होते हैं? 3 आने के चांसेस क्या होते हैं? 1/6 ना, क्योंकि जब आप डाइस को फेंकते हैं तो टोटल 6 आउटकम होते हैं, जिसमें 3 एक ही बार होता है, इससे ऊपर 1। उसी तरह हेड ऑन कॉइन, ये सब तो निकालने आता होगा। ठीक है, मैंने बेसिकली ए की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखी है और बी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। ठीक है, अब देखते हैं, इसके जगह मैं रख दूंगा 1/12, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है 1/12 है, तो इसकी जगह मैंने 1/12 रख दिया। ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। 1/2 इंटू 1/6, देखिए क्लियरली इक्वल आ रहा है। 1/12 इधर भी है, उधर भी 1/12 आएगा, इसका मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इक्वल आ गया, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, और क्या इक्वल नहीं आता इसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है ना? था ना इजी क्वेश्चन? देखिए ये बनाने आना चाहिए आपको। 5th क्वेश्चन है, अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस। मतलब एक डाइस के 3 फेसेस पर रेड कलर से 1 2 3 लिखा गया है, ग्रीन कलर से 4 5 6 लिखा गया है, उसे फेंका जा रहा है, टॉस किया जा रहा है। ए बी द इवेंट, द नंबर इज इवन, बी बी द इवेंट, द नंबर इज रेड। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1 को रेड में पेंट किया गया है, 2 को रेड में पेंट किया गया है, 3 को रेड में पेंट किया गया है ना? 4 को ग्रीन में पेंट किया गया है, 5 को भी ग्रीन में पेंट किया गया है, 6 को भी ग्रीन में पेंट किया जा रहा है। कह रहा है ए मतलब नंबर क्या होना चाहिए? नंबर इवन होना चाहिए। बी मतलब कह रहा है कि नंबर क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? देखिए टोटल 6 आउटकम्स हैं। ठीक है, इवन आने के कितने चांसेस हैं? इवन आने के क्या चांसेस हैं मुझे बताइए? 2 6 4, 3 ही चांसेस है ना? ठीक है, तो यहाँ पे 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या जाएगा? हाफ हो जाएगा। उसी तरह मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी मुझे बी का बताइए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रेड आने के चांसेस क्या हैं? टोटल तो 6 है, रेड कितनी बार है? उसमें से 3 बार है। ठीक है, तो ऊपर 3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब क्योंकि मुझे चेक ये करना है कि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो उसके लिए मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले ए इंटरसेक्शन बी भी तो निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि नंबर इवन भी होना चाहिए, रेड भी होना चाहिए, क्योंकि ए और बी दोनों का कंडीशन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब नंबर इज इवन एंड रेड। तो नंबर जो है वो इवन भी होना चाहिए, रेड भी होना चाहिए। तो एक ही केस में रेड होगा और इवन भी होगा, वो है 2 और r, है ना? एक ही नंबर जो है वो क्या है? इवन और रेड दोनों है, वो है 2। तो मैं अगर आपसे पूछूं ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका आंसर आपका होना चाहिए 1/6, है ना? क्योंकि टोटल संख्या फेवरेबल में 1 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है ना, तो यहाँ पे ऊपर 1 आया और नीचे टोटल आ जाएगा 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नंबर्स हैं। ठीक है, तो चेक करना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो हम लोग उसके लिए चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला होल्ड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर होल्ड कर गया तो हम लोग कहेंगे दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, नहीं किया तो नहीं कहेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आई थी 1/6, ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 आई थी, बी की प्रोबेबिलिटी 1/2, इधर 1/4 आ रहा है, इधर 1/6 आ रहा है, दोनों ही अनइक्वल होते हैं, तो ऊपर भी अनइक्वल का साइन, ऊपर भी अनइक्वल का साइन, इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, है ना? सिंपल। 6th वाला क्वेश्चन देखिए तो हलवा है।
ई की प्रोबेबिलिटी दी है, एफ की प्रोबेबिलिटी दी है और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी दी है। बोला है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, पता करिए। तो ये फॉर्मूला लगा के चेक कर लेंगे और क्या है, देखते हैं ये होल्ड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ गलती से इंटरसेक्शन का साइन बन गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन बी एफ की प्रोबेबिलिटी में दी है 1/5, ई की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, एफ की प्रोबेबिलिटी 3/10 है। इधर 1/5 आ रहा है, ऊपर 9/50 आ जाएगा, दोनों अनइक्वल हैं, यहाँ पे भी अनइक्वल, यहाँ पे भी अनइक्वल, और इसका मतलब ये होगा ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, इजी नहीं होता ये। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, हमें ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, आपसे बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जिसकी पी गिवन है, मतलब पी के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है पहला केस कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले में क्या है कि म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, अब आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब नहीं पता होगा, मुझे पता है। तो दो इवेंट को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहते हैं जब ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी अगर ए और बी के प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल हो गया, तब दोनों इवेंट्स को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है, इसका मतलब ये कंडीशन। ठीक, तो याद तो करना ही पड़ेगा इस फॉर्मूले को। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 3/5, ए की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1/2 और बी की प्रोबेबिलिटी पी गिवन है। इस 1/2 को इधर लेकर जाएंगे तो क्या जाएगा, 3/5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू पी। अब इस फ्रैक्शन को आप माइनस तो कर ही सकते हैं, माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/10। ठीक, सेकेंड केस में क्या बोला है, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, और इंडिपेंडेंट मतलब आप अच्छे से समझते हैं क्या होता है। इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल होगा पी ऑफ ए पी ऑफ बी के। तो मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बताऊंगा, पी ऑफ ए यूनियन बी ये इक्वल होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। अब आप कहेंगे ये क्या, आपने तो ये वाला फॉर्मूला बताया था ए यूनियन बी का, आप लिख ये रहे हैं जिसमें ये भी आ रहा है। तो एक्चुअल फॉर्मूला यही होता है, लेकिन जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेगा तो ये चीज हट जाती है। ठीक है, ये सब आपने क्लास 11th में सीखा होगा या फिर सीख के भूल गए होंगे, अब जो भी है वो तो आप ही जानते होंगे। ए यूनियन बी का जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/5 गिवन है, हम लोग उसकी जगह 3/5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं 3/5 लिख दे रहा हूँ, इक्वल्स टू ए का प्रोबेबिलिटी हमें 1/2 गिवन है, बी का प्रोबेबिलिटी पी गिवन है माइनस, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों, सही बात है नहीं, बताइए। अरे हमने यहाँ पे लिखा तो है इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ये होता है, तो इसकी जगह मैंने ये रख दिया। ठीक, वैल्यू रख देंगे और क्या, तो जाएगा 3/5 इक्वल्स टू 1/2 प्लस पी माइनस ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी की प्रोबेबिलिटी पी है, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 3/5 इक्वल्स टू 1/2 प्लस पी माइनस p/2। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा 3/5 इक्वल्स टू हाफ। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा p/2 प्लस p/2। अब इतने बड़े तो हो गए हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, है ना, इतने बड़े तो हो ही गए, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से p की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1/5, सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत ईजी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ इस टाइप के इक्वेशन तो आपको सॉल्व करने आते ही होंगे, नहीं आते होंगे तो वैसे ही आप 11th या 12th खराब ही कर दिए होंगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी द इंडिपेंडेंट इवेंट्स विथ ए की प्रोबेबिलिटी दिस, बी की प्रोबेबिलिटी दिस, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो बहुत ईजी है, कह दिया इंडिपेंडेंट है, तो हमें पहले वाले केस में ऑब्वियस सी बात है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो हम लोग ये यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी में 0.3 गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.4 गिवन है, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये भी आसानी से निकल जाएगा। ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी का भी मैंने फॉर्मूला बताया, इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है। तो ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.3, बी की भी गिवन है 0.4 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाली है 0.12। उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.58। ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि पॉइंट वाला प्लस माइनस करने नहीं आता है। थर्ड वाला देखिए क्या बोल रहा है। थर्ड वाला में बोल रहा है कि भैया पी ए बाई बी निकालना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पी ए बाई बी का फॉर्मूला बताया था। पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया था 0.12, बी की प्रोबेबिलिटी हमें 0.4 गिवन है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा 0.3 आंसर आ जाएगा। फोर्थ वाला क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो बी बाई ए का भी क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी या कहें बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाली है 0.12। अब ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, इसको डिवाइड कर देंगे 0.4 आंसर आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए और बी दो इवेंट हैं सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी ये है, बी की प्रोबेबिलिटी ये है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ये है। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी का। ठीक, नॉट ए और नॉट बी का प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है नॉट ए नॉट बी का प्रोबेबिलिटी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, नॉट ए मतलब होता है ए बार, ठीक, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, नॉट बी मतलब क्या होगा, बी बार होगा। तो हमें बेसिकली इसकी जगह इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और अगर आपने थोड़ा बहुत डी मॉर्गन लॉ पढ़ा है तो आप ये जानते होंगे कि ए यूनियन बी का बार ये इक्वल होता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार। आपने ये सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख पाएंगे, फिर इसके जगह लिख पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार। ठीक, क्योंकि ये चीज इसके इक्वल होती है। अब और एक फॉर्मूला देखिए, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ये इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ये इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। मतलब अगर आपको बार हटाना है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 माइनस करके, तो बस अब तो निकल ही जाएगा। 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ऐसे निकालते हैं। तो जाएगा 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस कितना जाएगा बताइए, 6/8 माइनस 1/8, तो ये जाएगा 5/8। 1 माइनस 5/8, इसे सॉल्व कर लीजिएगा 3/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये लिख दे रहा हूँ तो इसके बाद तो आप डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच ही सकते हैं। ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी ये सब कैलकुलेट कर दिया है। तो कॉन्सेप्ट क्या था, नॉट ए मतलब ए बार, नॉट बी मतलब बी बार, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज जो होता है वो इसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, और ये जो बार अगर आपको हटाना है तो 1 माइनस करके लिखना पड़ेगा। ठीक, और इसका फॉर्मूला तो मैंने बताया ही है। ठीक है, उसका वैल्यू पुट करके सॉल्व करना था, और क्या। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इवेंट ए एंड बी आर सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी दिस, बी की प्रोबेबिलिटी दिस, एंड नॉट ए नॉट बी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, तो फिर से इसके साथ लोचा है। देखिएगा, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब, नॉट ए मतलब मैंने अभी आपको बताया है ए बार। ठीक है, और क्योंकि इस बार और गिवन है एंड नहीं, तो जब और होता है तो यूनियन आ जाता है। ठीक, और ये नॉट बी गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी बार। ठीक, और मैं आपको बता दूं ये हमें गिवन है 1/4। ठीक, साथ में आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी है ए बार यूनियन बी बार, इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, ए इंटरसेक्शन बी का होल बार ये इक्वल होता है ए बार यूनियन बी बार के। ये भी आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा क्लास 11th। ए इंटरसेक्शन बी का होल बार ये इक्वल होता है ए बार यूनियन बी बार के। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके जगह ये लिखेंगे। ऐसे लिखने का फायदा देखिएगा क्या होगा, ये जाएगा 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, कई लोगों को डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, मैं लिख रहा हूँ सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बार। ठीक, तो अब अभी मैंने आपको बताया है कि प्रोबेबिलिटी अगर ए बार की आपको निकालनी है तो ये इक्वल हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। ठीक, ये जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार। ओके, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस चीज को इधर लेके आ जाऊं, इस चीज को इधर लेके चल जाऊं, देखिए क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार की वैल्यू हमको पता है 1/4, तो उसकी जगह 1/4 रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 आंसर आ जाएगा। ये आंसर नहीं आया अभी, हमें ए इंटरसेक्शन बी के बारे में मालूम चला है अभी तक, और हमें पता करना है ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल आ जाना चाहिए ए और बी के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाला है 3/4, ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी है 7/12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7/24, और इधर आ रहा है 3/4, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी अनइक्वल का साइन, यहाँ पे भी अनइक्वल का साइन, इसका मतलब ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी ये है, बी की प्रोबेबिलिटी ये है, आपको ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अभी मैंने बताया है आपको ये सब कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे एंड बोला है, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है बी। ठीक, और क्योंकि दोनों इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ये कहें ए एंड बी यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के प्रोडक्ट के। ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 0.18 आ जाएगा। ठीक, अब हमें सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वाले में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, और नॉट बी मतलब बी का बार। और मैं आपको यहाँ पे पते के लिए एक बात बता दूं, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, इस केस में ए एंड बी डैश भी या कहें बी बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ए और बी बार अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार। ठीक, तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार चाहिए तो ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, है ना, अभी मैंने बताया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.6 आ जाएगा, 0.4 माइनस करने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, बी बार की प्रोबेबिलिटी 0.4, अभी हम लोगों ने निकाला है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 आंसर आ जाएगा। अब नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, 2 पार्ट मैंने सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, 2 पार्ट मैंने सॉल्व करा दिए हैं, तीसरा चौथा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। थर्ड वाले में हम निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो बहुत ईजी है थर्ड वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और मतलब यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अभी आप लोगों ने निकाली होगी जिसको मैंने मिटा दिया है 0.18, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.72। ठीक, फोर्थ वाला क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए बोला है, नाइदर ए इसका मतलब ए बार, ठीक, और नॉर बी बोला है। तो नाइदर ए नॉर बी का मतलब होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, नाइदर ए नॉर बी मतलब होता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ठीक, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस चीज को भी मैंने बताया नोट्स करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि ए यूनियन बी का जो बार होता है वो इक्वल होता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार के। ठीक, तो इसके जगह मैंने ये लिख दिया, और क्योंकि ये बार आ रहा है तो इस बार को मैं अगर हटाना चाहूँ तो कैसे हटाऊंगा, इसको लिखूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी 0.72, सॉल्व करेंगे 0.28 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
टू इजी। 12th क्वेश्चन है, अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस। एक डाइस को 3 बार फेंका गया है। अब इस केस में आप सैंपल स्पेस नहीं बना पाएंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे बताइए, 3 बार फेंका है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर इसको पता करना है तो अगर एक डाइस फेंकते हैं, एक प्लेस होता है, 3 डाइस फेंकेंगे तो ऐसे 3 प्लेस होंगे। जब भी एक डाइस फेंकते हैं तो टोटल 6 आउटकम पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर रखे जा सकते हैं, यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर, ठीक। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 216। ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 216 ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ 6 का क्यूब, ठीक, ताकि आप समझ सकें, या फिर मिटाई दे रहा हूँ। कैसे मैंने टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकाला है, यहाँ पे 6 चॉइस, यहाँ पे 6 चॉइस, यहाँ पे 6 चॉइस, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 216 आ जाएगा। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट 1। कम से कम एक बार ऑड आना चाहिए तीनों प्लेसेस पर, कम से कम। तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये निकालिए ना। आप एक इवेंट बनाइए, ई मतलब नो ऑड कम्स, नो ऑड कम्स, ऑड आना ही नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्या भैया, निकालना था कि एक बार कम से कम ऑड आना चाहिए, आप कह रहे हैं कि निकालिए एक भी बार ऑड नहीं आना चाहिए। 2 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, भी आपको समझ आ जाएगा। हमें निकालना है इस समय, क्वेश्चन में कुछ और बोला है निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे कि ऑड आना ही नहीं चाहिए। और किस केस में ऑड नहीं आएगा, जब सब पे इवन आ जाए, है ना, जब सब पे क्या आ जाए, इवन आ जाए। मतलब इस वाले डाइस पे भी इवन आ जाए, इस वाले डाइस पे भी इवन आ जाए, इस वाले डाइस पे भी इवन आ जाए। टोटल इवन नंबर्स कितने हैं, 3 है ना। तो यहाँ पे भी 3 चॉइसेस हैं, यहाँ पे भी 3 चॉइसेस, यहाँ पे भी 3 चॉइसेस। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 आ जाएगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या, ई की प्रोबेबिलिटी कहें टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये कितने जाएंगे, 27, ठीक है। मतलब ऐसे 27 बार आउटकम्स होंगे, या कहें ऐसे 27 आउटकम्स होंगे, 27 आउटकम्स होंगे जिसमें एक भी बार ऑड नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैं ई की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या जाएगा, 27/216। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं क्यों। मैं अगर आपसे ये बोल रहा हूं कि नो ऑड कम्स मतलब ई हो गया, तो ई बार मतलब क्या होगा, ई बार मतलब इसका उल्टा है कि एटलीस्ट वन ऑड कम्स, एटलीस्ट वन ऑड कम्स। सही बात है नहीं। अगर ई मतलब ये है कि एक भी ऑड नहीं आना चाहिए, तो ई बार मतलब क्या आ जाएगा, कम से कम एक ऑड तो आना ही चाहिए। उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब एक बार ऑड तो आना ही चाहिए। ई बार मतलब ये होगा, सही बात है। तो एक्चुअली में हमें ई बार की ही तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, और ये इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के। तो जाएगा 1 माइनस ई की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाली है 27/216। तो जाएगा 216 माइनस 27/216, माइनस करेंगे 189 आएगा, डिवाइडेड बाई 216। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कट आउट क्या आ जाएगा, 7/8। तो आपको समझ आया क्यों मैंने ई बनाया था ना कि ई बार, या फिर कहें क्यों मैंने इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, क्योंकि इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत ईजी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। ई मतलब नो ऑड कम्स, इसका मतलब ई बार मतलब कम से कम एक बार ऑड आना चाहिए। तो इससे फायदा क्या हो ना कि हम लोगों को ये चीज सोचना बहुत आसान पड़ जाएगा, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स। इस बार रिप्लेसमेंट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। कंटेनिंग 10 ब्लैक और 8 रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस केस में आपके पास आएगा एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन में बोला है 2 बॉल निकाले जा रहे हैं रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक और 8 रेड बॉल्स, ठीक। तो एक बॉक्स है यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें टोटल 10 ब्लैक हैं और 8 रेड हैं, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी दोनों बॉल रेड आ जाए, मतलब 2 बॉल इसमें से निकालें और दोनों के दोनों रेड आ जाए।
ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पहले केस के लिए मैं एक ए इवेंट बना रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक, और एक इवेंट बी बना रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक, मतलब आपने एक बॉल निकाला वो रेड आ गया, दूसरा बॉल निकाला वो भी रेड आ गया। ठीक है, ऐसे दो इवेंट हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नहीं, ए इंटरसेक्शन बी मतलब फर्स्ट बॉल भी रेड हो, सेकंड बॉल भी रेड हो। सही बात है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो कि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, मतलब जब आप फर्स्ट बॉल निकाल लेंगे, जैसे आप रेड बॉल निकालेंगे तो 7 रेड हो जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है विथ रिप्लेसमेंट, वापस उसी बॉल को डाल भी देना है या कहीं उसी तरह के बॉल को। ठीक है, तो जब आप अगला बॉल निकालने जाएंगे तो फर्स्ट वाले इवेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने बॉल वापस डाल दिया है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ए इवेंट की बात कर रहे हो, मतलब अगर ए इवेंट हो चुका हो तो बी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बी इवेंट के होने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए ए इवेंट हो गया होता, मतलब आपने एक बॉल निकाल लिया रेड, तो यहाँ पे 7 बॉल बचते, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट बोल दिया है तो आप इस रेड बॉल को वापस डाल देंगे या फिर दूसरे किसी रेड बॉल को लाके यहाँ पे डाल देंगे, फिर से 8 रेड बॉल्स रहेंगे। और फिर जब आप बी इवेंट परफॉर्म करेंगे, यानी वापस सेकेंड बॉल निकालने जाएंगे, तो क्योंकि बॉल की संख्या वापस उतनी ही हो गई जितनी पहले थी। ठीक है, तो ए इवेंट के होने की जो कंडीशन है, या फिर कहें ए इवेंट जो कि हो चुका था, वो इस बी वाले के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने पहला बॉल निकाला, वो आया रेड, तो अब यहाँ पे 7 रेड बॉल्स जाएंगे, क्योंकि आपने एक बॉल निकाल लिया है। क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है विद रिप्लेसमेंट, यानी जो आपने बॉल निकाला है उसको रिप्लेस भी करना है, तो आप क्या करेंगे, किसी दूसरे रेड बॉल को लाके यहाँ पे आप वापस क्या करेंगे, रख देंगे, तो वापस से टोटल 8 रेड बॉल्स हो जाएंगे। तो जब आप सेकंड बॉल निकालने जाएंगे तो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि ए इवेंट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ए इवेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इसका मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, कई लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि अगर विद रिप्लेसमेंट दिया है तो इंडिपेंडेंट ही होगा, और दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो ये इक्वल हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। सही बात है, तो मैं अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, जो कि निकालना आसान है, ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल बॉल्स 18 हैं, उनमें से रेड बॉल 8 हैं, तो ए की प्रोबेबिलिटी आ गई। बी की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो बहुत आसान है, टोटल बॉल 18 हैं, उनमें से ब्लैक कितने, सॉरी रेड कितने हैं, 8 हैं। सही बात है, ए की प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल बॉल 18, उनमें से रेड बॉल 8, क्योंकि हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसी तरह बी का भी वही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पुट करेंगे, ए की प्रोबेबिलिटी 8/18, बी की प्रोबेबिलिटी 8/18, ये 2 4 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 9 जा, तो ये 4 4 जा 16, 9 9 जा 81, आंसर आ जाएगा। तो पहले का आंसर आ गया। अब अगर आपको दूसरे का आंसर निकालना है, तो क्योंकि फर्स्ट बॉल ब्लैक होना चाहिए, सेकंड रेड होना चाहिए, तो अगर आपको सेकंड वाले का आंसर निकालना है, यहाँ पे मैं 2 कर दे रहा हूँ, तो मैं बस क्या करूंगा ना, क्योंकि मुझे फर्स्ट बॉल ब्लैक निकालना है तो इस रेड की जगह ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मिटा दे रहा हूँ। और अभी भी इंडिपेंडेंट ही होंगे इवेंट्स, क्योंकि रिप्लेसमेंट बोल दिया है क्वेश्चन में, तो ए इवेंट अगर हो भी जाएगा तो बी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने एक इवेंट बनाया जिसमें फर्स्ट बॉल ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि बोला है फर्स्ट बॉल ब्लैक, एंड सेकंड बॉल इज रेड। सेकंड बॉल रेड है, वो तभी भी जैसा था वैसे किया मैंने। तो एंड बोला है, मतलब इस इवेंट और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इंटरसेक्शन करा के, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। फिर से ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लैक सॉरी टोटल बॉल 18 है तो नीचे 18 आएगा, उनमें से ब्लैक बॉल कितने हैं, 10 है, इंटू
अब बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि रेड बॉल की है, तो टोटल बॉल 18 है, इनमें से रेड बॉल 8 है, तो ये 2 5 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 9 जा, ठीक, तो ये जाएगा 20/81 आंसर। नोट करिए, आगे बढ़िए। अब देखिए थर्ड वाला क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, थर्ड कर दे रहा हूँ। थर्ड कह रहा है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, एक ब्लैक होना चाहिए एक रेड होना चाहिए। तो क्योंकि मैंने एक इवेंट बनाया जिसमें फर्स्ट बॉल ब्लैक है और दूसरा इवेंट बनाया जिसमें सेकंड बॉल रेड है, तो ऐसा एक केस और पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैं फर्स्ट बॉल लूं, फर्स्ट बॉल वही रेड हो जाए और सेकंड बॉल ब्लैक हो जाए, सेकंड बॉल इज ब्लैक। क्या आपको मेरी बात समझी? क्योंकि बोला कोई भी ब्लैक हो सकता है कोई भी रेड हो सकता है, मतलब एक ब्लैक एक रेड होना चाहिए, तो पहले ब्लैक फिर रेड या तो पहले रेड फिर ब्लैक। इस केस में भी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली थी जो कि आई थी 20/81, ठीक है। इस केस में निकाल लेते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो निकालना आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक। ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी अभी आपने देखा था क्या होगी, 8/18 होगी, और ब्लैक बॉल यानी बी की प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा, 10/18 होगा। 2 4 जा 2 9 जा 2 5 जा 2 9 जा, फिर से 20/81 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये केस अलग बन रहा है, ये केस अलग बन रहा है एक ही क्वेश्चन के लिए, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 20/81 प्लस 20/81 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, 40/81, ठीक है ना, इजी है। 14th क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर इतना है इतना, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं एक ए इवेंट बना रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए, प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय ए, मतलब ए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है, बी इवेंट बना रहा हूँ, या फिर इसे ई और एफ कर दीजिए, ई और एफ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ई मतलब प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए, बी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी। मैंने यहाँ पे दो इवेंट बनाए हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर इतना एंड इतना, मतलब ए जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इसीलिए मैंने दो इवेंट्स बना लिए। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ मुझे गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो कि है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी गिवन है जो कि है 1/3। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। हमें ये पता करना है कि कब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोनों मिलकर अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो क्या चांसेस हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, यही कह रहा है ना। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रॉब्लम कब सॉल्व हो सकता है, जब या तो ए कर दे या फिर बी कर दे, है ना। कोई भी एक बंदा अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है तो काम हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, मुझे ई यूनियन एफ निकालना है, बताइए कैसे मैं कह रहा हूँ। ई मतलब ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एफ मतलब बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो दोनों में से कोई भी एक अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा ना। तो दोनों में से कोई एक, मतलब या तो ई या तो एफ, यहाँ पे या यानी और का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और का कॉन्सेप्ट में यूनियन लगता है, ठीक। ये आप जानते हैं ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख रहा हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल हो जाएगा, ये वाली चीज, ठीक है। ई की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, एफ की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 5/6 माइनस 1/6 दैट इज 4/6 दैट इज 2/3, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ये रहा पहला पार्ट। अब दूसरा करेंगे, दूसरा। अब देखिए सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब अब दोनों नहीं करने चाहिए, एक ही कोई सॉल्व करना चाहिए, दोनों से ना हो सॉल्व, ठीक।
तो इसका मतलब क्या है, मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं या तो ए प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, बी ना करे। ठीक, यहाँ पे बी बार लिखना गलत होगा, एफ बार लिखना चाहिए, एफ बार। मतलब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं ई से हो जाए सॉल्व, एफ से ना हो। ई मतलब ए से सॉल्व हो जाए, बी से सॉल्व ना हो। एफ मतलब क्या, बी से सॉल्व ना हो, एफ बार लगा है। एफ मतलब था प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी, तो एफ बार मतलब बी से ना सॉल्व हो पाए। ठीक है, या फिर मैं ये भी निकाल लूं प्लस करके कि ई से ना सॉल्व हो लेकिन एफ से हो जाए, या फिर मैं ऐसे कहूं ए से सॉल्व ना हो बी से हो जाए। इन दोनों ही केस में ये वाले कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि दोनों में से कोई एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, दोनों नहीं कर रहे हैं। इस केस में ए कर रहा है बी नहीं कर रहा है, इस केस में ए नहीं कर रहा है बी कर रहा है। ठीक है, तो बताइए ये वाली जो चीज है क्या इसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार प्लस प्रोबेबिलिटी, ये भी चीज जो है वो इसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्योंकि मुझे ये पता है ना कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, तो मैंने आपको बताया है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है, जिसका मतलब ई बार और एफ भी इंडिपेंडेंट होंगे और ई एंड एफ बार भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक, तो इसीलिए मैंने इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, क्योंकि दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो काम आसान हो जाता है। तो अगर ई की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो ई बार की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर देंगे, 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। उसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार निकालना है तो ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या, 1/3 दैट इज 2/3। ठीक, तो ई की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1/2, एफ बार की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 2/3, अभी हमने निकाला, प्लस ई बार की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, एफ की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। सॉल्व कर लेंगे 2/6 प्लस 1/6 दैट इज 3/6, 3/6 मतलब 1/2। आगे आंसर 15th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इवेंट सी एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन में बोला है कि एक कार्ड निकाला जा रहा है 52 कार्ड में से, कौन से केस में इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो ई बोला है कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, एफ बोला है कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ठीक है, पहला वाला सवाल करते हैं, बहुत इजी है। ई मतलब कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, ई इंटरसेक्शन, ई मतलब अगर स्पेड है और एफ मतलब एस है, तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब क्या हो जाएगा, स्पेड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए। ठीक, आपको पता होगा कार्ड सिस्टम में 52 कार्ड में क्या होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 रेड होते हैं। ठीक, इन 26 में भी बंटवारा होता है स्पेड और क्लब में। ठीक, मैं 26 रेड के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में कहीं फर्स्ट वाले पार्ट में तो कहीं रेड का जिक्र नहीं है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी इस तरह से दो डिवीजन होता है, यहाँ पे एक डायमंड होता है और एक हार्ट होता है। ठीक, इन स्पेड में 13 कार्ड्स होते हैं, एक एस होता है। ठीक है, ब्लैक कलर का स्पेड एस, फिर होता है किंग, क्वीन, जैक, फिर 1 से लेके 9 तक के नंबर्स। उसी तरह क्लब में भी एक एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है। ठीक है, और फिर 1 से लेके 9 तक के नंबर्स, और सेम प्रोसेस इन दोनों के लिए भी रिपीट करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी एक एस, यहाँ पे भी एक एस होगा। ठीक है, टोटल 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 डायमंड और 13 हार्ट, 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड, 13 हार्ट। ये कार्ड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लिख लीजिए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कार्ड 52 है, स्पेड कितने हैं, 13 है। ठीक, ये हो जाएगा 1/4। एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस जिसे मैं एफ कह रहा हूँ। ठीक है,
एस निकालने की प्रोबेबिलिटी, टोटल कार्ड 52 है, एस कितने हैं, एक एस यहाँ पे है, एक एस यहाँ पे है, एक एस यहाँ पे भी होगा, एक एस यहाँ पे भी होगा, 4 एस होते हैं टोटल। ये 4/52 यानी 1/13। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब स्पीड भी होना चाहिए, एस भी होना चाहिए। तो एक ऐसा ही एस है जो कि स्पीड है, वो है सिर्फ एक। फिर से सुनिएगा, स्पीड एंड एस मतलब स्पीड का एस होना चाहिए। तो ऐसा तो टोटल एक ही कार्ड है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ की बोलूं तो टोटल कार्ड 52 है, उनमें से एक ही कार्ड है ऐसा जो स्पीड भी है और एक एस भी है, वो है, उसकी काउंटिंग है सिर्फ 1। ठीक है, यहाँ पे जो एस होगा वही ना सिर्फ स्पीड होगा, यहाँ वाला स्पीड तो क्लब हो जाएगा, यहाँ वाला स्पीड क्या हो जाएगा, डायमंड, यहाँ वाला स्पीड हार्ट हो जाएगा। तो एक ही स्पेस है, या कहें एक ही एस है जो कि स्पीड है। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/2। मुझे चेक करना दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो मैं चेक करूंगा ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या ई और एफ की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, मल्टीप्लाई करके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52 आई थी, ई की प्रोबेबिलिटी 1/4 आई थी, एफ की प्रोबेबिलिटी 1/13, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/52 आ रहा है। देखिए मतलब पहला वाला तो है भैया, पहला वाला इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए येलो कलर का हल्का सा लाइट में दिख रहा होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये वाला है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, कार्ड ब्लैक होना चाहिए, कार्ड किंग होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ ऐसे, ई मतलब ब्लैक, एफ मतलब किंग। ठीक, तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल ब्लैक कार्ड्स 26 हैं 52 में, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। किंग कितने हैं, एफ की प्रोबेबिलिटी 4 किंग होते हैं, एक किंग यहाँ पे होगा, एक किंग यहाँ पे होगा, एक डायमंड में होगा, एक हार्ट में होगा, 4 किंग होते हैं। 4/52 दैट इज 1/13। ठीक, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ब्लैक भी होना चाहिए प्लस किंग भी होना चाहिए, दोनों। तो एक किंग यहाँ पे है जो कि ब्लैक है, एक किंग यहाँ पे है जो कि ब्लैक है, तो ऐसे टोटल 2 ही केस हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/52 दैट इज 1/26। ठीक है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला कर लेना चाहिए यहाँ से। तो इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/26 आई है, ई की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2 और एफ की प्रोबेबिलिटी 1/13। इधर भी 1/26 आ रहा है, उधर भी 1/26 आ रहा है, इसका मतलब दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया इंडिपेंडेंट है। देखिए थर्ड वाले में क्या कह रहा है, कार्ड जो है वो या तो किंग हो या तो क्वीन हो। ठीक, किंग या क्वीन, तो ऐसे टोटल 8 कार्ड हैं, 4 किंग होंगे, 4 क्वीन होंगे। ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8/52 ना, जो कि मैं कहूँ तो 2/13। फिर एफ के बारे में बोला है क्वीन होना चाहिए या तो जैक होना चाहिए, क्वीन और जैक, टोटल 4 जैक हैं, 4 क्वीन है, तो यहाँ पे भी 8/52 दैट इज 2/13। ठीक है, क्वीन तो 4 है ना, जैक कितने हैं वो भी 4 है, देखिए 1 जैक 2 जैक, यहाँ पे भी 1 जैक होगा, यहाँ पे भी 1 जैक होगा, 4 जैक हो जाएंगे, 4 क्वीन है, 8 हो जाएगा, नीचे 52 2/13। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब किंग और क्वीन एंड क्वीन और जैक, यही ना, किंग और क्वीन या तो क्वीन और जैक, किंग और क्वीन एंड क्वीन और जैक। तो ऐसा कोई किंग और क्वीन होगा जो क्वीन और जैक हो, ऐसे टोटल 4 ही होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में बस एक ही तो कॉमन है, क्वीन वाला, तो टोटल क्वीन 4 है। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट कराना होता है ना, क्वीन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टोटल 4 ही क्वीन है, 4/52 दैट इज 1/13। देखते हैं वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, मिटा दें मैं, यहाँ पे 1/13 आएगा, ई की प्रोबेबिलिटी 2/13 थी, एफ की प्रोबेबिलिटी 2/13, ये रहेगा 4/169, इधर 1/13 इक्वल नहीं है,
तो ये नॉट इंडिपेंडेंट, ये वाला क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट है। ठीक, ये वाला इंडिपेंडेंट नहीं है, ये वाले दोनों हैं। ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 16th वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एच इवेंट बना रहा हूँ, एच मतलब हिंदी पढ़ने वाले छात्र या हॉस्टल जो भी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 60% गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे 60/100। ठीक, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 आ जाता है ना। 40% इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगा इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश। 40% मतलब 40/100। ठीक है, 40/100। 20% दोनों पढ़ते हैं, दोनों मतलब H इंटरसेक्शन ई, नहीं तो इसका 20% गिवन है, यानी 20/100। तीनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ना तो हिंदी पढ़े ना ही इंग्लिश पढ़े। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश का मतलब। ठीक, इसका मतलब क्या होगा बताइए, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश का मतलब H इंटरसेक्शन E का बार, ऐसे ये मैंने बताया था ना, ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश, इंटरसेक्शन आएगा। जब भी नाइदर नॉर आता है तो इंटरसेक्शन आता है। ठीक है, तो H बार E बार क्यों आ रहा है, क्योंकि नाइदर हिंदी बोल रहा है, ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश। और मैंने बताया ये चीज किसके इक्वल होती है, ये चीज इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E का बार। नहीं, जब ये दोनों पे बार लगाना रहता है तो इंटरसेक्शन से यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, अभी मैंने बताया। और ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E। मतलब अगर आपको ये पूरा बार हटाना है तो 1 माइनस कर देंगे। ठीक, फिर से इजी हो गया, 1 माइनस, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E तो निकाल ही सकता हूँ ना, किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E। H की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको हम लोग 0.6 कह सकते हैं, इसको 0.4 कह सकते हैं, इसको 0.2 कह सकते हैं। तो 0.6 प्लस 0.4 माइनस 0.2, 0.8 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.8 कर देंगे, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8, तो 1 माइनस 0.8 क्या आ जाएगा, 0.2 हो जाएगा। 0.2 को 1/5 भी कहते हैं। नहीं, पहला वाला तो सॉल्व हो गया। अब देखिए बी वाला क्या बोला है, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, आप मुझे बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने पहला एक्सरसाइज देखा ही नहीं है जो मैंने बताया था। बोल रहा है, क्वेश्चन बता दिया है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, यानी ये कंडीशन गिवन है, तो फिर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी को निकालना है, यानी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश व्हेन सी रीड्स हिंदी। ठीक है, ये वाला गिवन होता है, ये वाला निकालना रहता है। तो गिवन क्या है कि हिंदी पढ़ती है, तो मैंने इसलिए स्लैश के बाद H वाला लिखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H। E इंटरसेक्शन H की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2, H की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6। इसको सॉल्व करेंगे 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी वाला में देखिए उल्टा पूछ रहा है कि अब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो निकालिए हिंदी का प्रोबेबिलिटी। तो पढ़ इस बार इंग्लिश वाला रही है, मतलब ये गिवन है, हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी हिंदी की निकालनी है जब वो इंग्लिश पढ़ चुकी हो। तो इसका क्या जाएगा, H इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। H इंटरसेक्शन E 0.2 है, H का प्रोबेबिलिटी सॉरी E का प्रोबेबिलिटी 0.4 है, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। यही आंसर है, सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी था ये तो। अब MCQ क्वेश्चन आ गया है, बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड इज। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन प्राइम नंबर आ जाए दोनों डाइस पर। एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, जब हम लोग डाइस फेंकते हैं तो टोटल 36 आउटकम होते हैं, एक ही केस में दोनों पे ही इवन प्राइम नंबर आएगा, वो है 2,2। तो ऐसा एक ही आउटकम होगा ना,
तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18th क्वेश्चन क्या है, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अभी मैं आपको रीजन बता दे रहा हूं कैसे, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोला है कि दोनों इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक, ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो मैंने आपको बताया था ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ए डैश या कहें, हाँ ए डैश मतलब ए बार ही होता है, और बी बार दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, मतलब दोनों को एक भी इंडिपेंडेंट हो सकता है, दोनों भी। ए और बी बार इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश के, नहीं, ए डैश की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी डैश की प्रोबेबिलिटी